इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम होती है जैसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वैसा ही होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 1/2 VRT के बराबर। अगर कोई चाहे कि सर हम ऐसा घुमाना चाहते हैं इस के अबाउट, तो घूम सकता है, हाँ घूम सकता है, ये सेम है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फोर्सेस क्या हो जाती है, बैलेंस। हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिशन वाला। आज मैं लेकर के आया हूं बेटा ग्रेविटेशन का माइंड मैप। जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा ग्रेविटेशन अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट है जिसका तकरीबन 13% का वेटेज है हमारे नीट एग्जाम में। और ये चैप्टर काफी आसान भी है और याद करने में भी इजी है। इसका मेन कारण ये है कि जो सारी चीजें बेटा आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हो वही सारी चीजें आप 12th के पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप उसमें पढ़ते हो। ग्रेविटेशन में बस 2 एडिशनल टॉपिक और रहते हैं जिसका नाम है केपलर्स लॉ और सैटेलाइट। उसके अलावा हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। तो ना देर करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। और लास्ट क्लास में बेटा जब रोटेशन हमने पढ़ रहे थे तब एक सवाल मैंने पूछा था कि मैंने एक ट्रायंगुलर शेप में मैंने रिंग को रख दिया था और वहां पे मैंने आपसे डिस्टेंस पूछा था। तो √3R जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। कई बच्चों ने उसका जवाब सही दे दिया था और कुछ ही बच्चों ने गलत दिया था। तो अब बेटा इसको शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे बेटा, फोर्स से। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। इंटेंसिटी की बात करेंगे बेटा, इंटेंसिटी होती क्या है वो भी समझाऊंगा। एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेरिएशन इन एक्सेलरेशन दोनों की बात मैं करने वाला हूं। एनर्जी की बात की जाए तो यहां पे बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं और फिर मैं पोटेंशियल मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यू की बात हो रही है, यहां पे पोटेंशियल वी की बात हो रही है। फिर केपलर्स लॉ और सैटेलाइट में हम आखिरकार अपने इस लेक्चर की समाप्ति कर देंगे। शुरुआत करें तो शुरुआत में बेटा ग्रेविटेशन लॉ को किस तरीके से समझाया गया, ये बात कर रहे हैं उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। बेटा किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी एक मास किसी दूसरे मास के ऊपर क्या लगाता है बेटा, फोर्स लगाता है। और वो फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। तो ये कहता है कि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ प्रॉपर्टी या ग्रेविटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच टू बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे बेटा मास भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है मैटर की, उसी तरीके से ग्रेविटेशन भी क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब न्यूटन जी ने इस ग्रेविटेशन वाली प्रॉपर्टी को लेकर के क्या बात कही, इन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर पार्टिकल with force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the distance between them। फिर उन्होंने इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये कहा कि इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, मास कम तो फोर्स भी कम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है डिस्टेंस बिटवीन देम, कि अगर डिस्टेंस दोनों का ज्यादा है तो फोर्स कम होगी और डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है, ये पॉइंट आप याद रखना। जैसे अगर यहां पे देखें तो दिस मास इज m1, दिस मास इज m2, तो इसको कह रहे हैं बेटा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसको कह रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इनका बेटा ये मैग्नीट्यूड जो रहता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। पर अगर वेक्टर्स की बात करें तो F12 का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस ऑफ F21 के बराबर होता है। बेटा यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का बेटा हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है, दैट इज Fg(m1m2)/r²। और ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है बेटा ये वैलिड है पॉइंट मासेस के लिए। और हम लोग स्फीयर को, बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। और जब भी प्लैनेट्स की बात हो रही होगी बेटा डिस्टेंस हमेशा याद रखना। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं जब एनर्जी वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कि डिस्टेंस जो है वो सेंटर से ले। एग्जामिनर भी हमेशा जो डिस्टेंसेस देते हैं या हमें बताते हैं वो सरफेस से डिस्टेंस बताते हैं, जिसके कारण हमारा सवाल गलत हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा कहां से लेना है, उस प्लैनेट के सेंटर से लेना है। अगर एक बड़ा स्फेरिकल प्लैनेट है, पॉइंट मासेस है तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अगली बात बेटा यहां पे जो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो G यूज हुआ है, उस G कैसी क्वांटिटी है बेटा, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है।
अगर इस जी की बात करें तो बेटा इसका जो MKS सिस्टम में वैल्यू आती है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और अगर मैं इसकी CGS की बात करूं तो इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 होता है। ये 9 सेंटीमीटर ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो दैट इज M-1 L3T-2, बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल होती है, इसलिए मैं ये शब्द कह रहा हूं। इट्स वैल्यू इज सेम एज दैट थ्रू आउट द यूनिवर्स। बेटा आप प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई प्लैनेट दे दिया, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, मान लो मून दे दिया, आपको मार्स दे दिया, वहां पे सब चीजें बदल जाएंगी, पर कैपिटल जी की वैल्यू विल नॉट चेंज। स्मॉल जी बदल जाता है पर कैपिटल जी नहीं बदलता है। अब अगर इस फोर्स के बारे में और 4 बातें कही जाएं तो क्या होंगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा रहती है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहती है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। हमारे पास जितनी भी फोर्स है उसमें सबसे जो वीक कमजोर फोर्स है वो कौन सी है बेटा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम फोर्स का सीक्वेंस देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो आती है बेटा वो न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक, और फिर आखिरकार सबसे लास्ट में जो आती है बेटा दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज टू बॉडीज इंटरेक्शन बेटा, Fg डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अगर बेटा मैं वाटर, एयर और एयर के अलावा ऑयल अगर इनको यूज करूं तो ये इंटरेक्शन को क्या करेगा बेटा, रोकेगा। इसलिए ये F(g) फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पे। बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, बेटा ये लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट एक्ट करता है। और F(g) कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर बेटा बहुत सारे मासेस दिए गए हैं तो नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पर निकालनी होती है तो वो किसके बराबर होता है, वेक्टर समेशन के बराबर होता है। और वहीं पे अगर मुझे वेक्टर लॉ पूछा जाए तो ये M1 और M2 मासेस है जिसके R1 और R2 बेटा पोजीशन वेक्टर है। तो F12 की वैल्यू जो आएगी -GM1M2 अपॉन R12 का बेटा स्क्वायर, और ये R12 कैप आ जाएगा, जहां पे R कैप का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो R का क्या आ जाता है, ऊपर R वेक्टर आ जाता है, अपॉन नीचे क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ R के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद बेटा नीचे वाला टर्म क्यूब हो जाता है। आप ये वाली चीज भी वेक्टर फॉर्म में याद रखना। यही अगर बात करूं बेटा, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण क्या होता है, एक इंटेंसिटी जनरेट होती है बेटा, क्लियर है। तो इट इज द रीजन अराउंड अ मास वेयर इट्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। और बेटा इसकी रेंज क्या होती है, इन्फिनिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम होती है जैसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वैसा ही होता है। बस यहां पे आप देख सकते हो ये M मास है तो बेटा ये अपने आसपास के दायरे में एक फील्ड क्रिएट कर लेगा, जहां पे ये M0 मास आएगा तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, क्लियर है। और इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट मास अपॉन टेस्ट मास। मास से मास कट गया बेटा, इंटेंसिटी की वैल्यू Gm अपॉन R² आती है। यहां पे जो डायरेक्शन आता है बेटा वो नेगेटिव डायरेक्शन आता है, ये बताने के लिए जो कि डायरेक्शन जो है दैट इज टुवर्ड्स दी मास। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिट न्यूटन पर केजी। डायमेंशन की बात करें तो बेटा LT-2, और इसी इंटेंसिटी को आगे जाकर के देखेंगे कि इसकी वैल्यू सेम निकल के आती है जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, दैट इज G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे अभी अपन देखेंगे। अब यहां पे अगर बात करें तो बेटा यही इंटेंसिटी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के लिए निकालनी होती है, एक होता है हॉलो स्फीयर और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। अगर मैं यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं किसके केस में बेटा, हॉलो स्फीयर की, तो यहां पे बेटा R जो है दैट इज अ रेडियस ऑफ द स्फीयर, और कैपिटल M क्या है बेटा, मास ऑफ द स्फीयर है। और ये छोटा r जो रहता है ना बेटा, ये अलग अलग डिस्टेंसेस पे जाकर के, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी पता करनी है तो ये स्मॉल r वो डिस्टेंस है जहां की मैं इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। पहली कंडीशन में मैंने बेटा r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R ली है, मतलब मैं इस स्फीयर के कहीं अंदर आ गया हूं। अगर मैं इस स्फीयर के कहीं अंदर आ गया हूं तो बेटा अंदर तो कोई मास है नहीं, कोई मास है नहीं तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी नहीं, तो इनसाइड का जो बेटा इंटेंसिटी रहती है वो 0 रहती है। वहीं अगर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, अगर R की वैल्यू मेरी रेडियस से ज्यादा है तो बेटा मेरी इंटेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू Gm अपॉन R²। मतलब दूर से देखने में ये किसकी तरह एक्ट करता है बेटा, ये एक पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, एक पॉइंट मास की तरह एक्ट करता है। जैसे हम इधर पे हम यहां से मून को अगर देखते हैं तो बचपन में हमें एक पॉइंट मास ही तो नजर आता था,
एक तारे के समान नजर आता था। और अभी हमें यह भी नहीं पता है, क्योंकि हमने जाकर के थोड़ी खोद के देखा है कि यार मून हॉलो है या सॉलिड है। दूर से तो हमें क्या नजर आता है, वो एक पॉइंट मास नजर आता है। तो सेम बेटा एक हॉलो स्फीयर को दूर से देखोगे तो कैसा नजर आएगा बेटा, एक पॉइंट मास नजर आएगा, जिसकी वैल्यू आउटसाइड अगर देखें तो gm/r², जहां पे इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के बराबर होती है। क्लियर है? अगर मैं सरफेस की बात करूंगा तो बेटा मेरी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो सरफेस पे gm/R² की वैल्यू हमारी आ जाती है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। और यहां पे सरफेस में बेटा एग्जैक्टली अपन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्राफ अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी का बनाया, पर इंटेंसिटी का मैंने क्या लिया बेटा, मैग्नीट्यूड। अगर इंटेंसिटी को वो डायरेक्शन के साथ ले लेगा तो यही पूरा ग्राफ नेगेटिव एक्सेस में बन जाएगा। ये बात आप याद रखना, क्योंकि इनसाइड कोई मास नहीं है तो अंदर की इंटेंसिटी 0। बाहर बेटा ये किसको फॉलो करता है बेटा, बाहर ये हमारा 1/r² को फॉलो करता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ ये चला जाता है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब इसी बेटा हॉलो के बाद जो आता है दैट इज अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में बेटा आउटसाइड का जो पॉइंट है और सरफेस का जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, वो नहीं बदलते। अंदर की पॉइंट की बात करें तो अंदर का पॉइंट बदल जाता है। देखो कैसे, अगर सॉलिड की बात करूं तो सेम बेटा बी आउटसाइड का पॉइंट है, ए इनसाइड का पॉइंट है और आई एस सरफेस का है। तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट मतलब अंदर का पॉइंट देखो तो बेटा gm/r आता है, जहां पे जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर निकल के आती है। मतलब जैसे जैसे अंदर का ये स्मॉल आर डिस्टेंस बेटा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरी इंटेंसिटी क्या होती है, जाती है, बढ़ती जाती है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर होती है बेटा, सरफेस के बराबर निकल के आती है। इंटेंसिटी यदि सरफेस स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, आई बराबर gm/r² के बराबर है। वहीं अगर आउटसाइड की बात करूं तो जो फंडा मैंने पहले समझाया था वही फंडा अभी काम करेगा कि अगर बेटा इस स्फीयर को, भले ही ये सॉलिड है, पर अगर मैं दूर से देखूंगा तो अंदर से बेटा ये कैसा नजर आएगा, दूर से सर एक पॉइंट मास की तरह नजर आएगा। तो वहां पे पॉइंट मास में gm/r², और ये फिर से इनवर्स स्क्वायर लॉ दैट इज 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ग्राफ देखूं तो बेटा अंदर सॉलिड है, क्योंकि जैसे मैं अंदर ट्रैवल कर रहा हूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर पे। सरफेस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद फिर इनवर्सली ये वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है सर। अब यहीं पे बेटा हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है बेटा, मास ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। m0 क्या है बेटा, आपका मास है। अब ये मास, ये अर्थ का मास ज्यादा है तो बेटा ये इसको क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज f(g)/m, जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, दैट इज gme/m/r²। m से m कट गया, g की वैल्यू gme/re² आ रहा है। ये बेटा मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ की आप वैल्यूज क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में आपको इनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं दी जाएगी। कई बार दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा है तो ये छोटी सी 2 वैल्यू आप याद रखोगे। यहीं पे अगर बेटा वैल्यू जब मैं me, re और g की वैल्यू पुट करता हूं तो स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² आती है। अगर बेटा इसी में, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान देखोगे तो मास ऑफ अर्थ आ रहा है, और इसी मास ऑफ अर्थ को अगर मुझे डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है तो 4/3πr, बेटा यहां पे रो आता है, g आता है, और ये r क्या आता है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आता है। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी के टर्म्स में देगा तो ये इस्तेमाल करूंगा, और मास के टर्म्स में देगा तो मैं ये इस्तेमाल करूंगा। वहीं अगर मैं बात करूं, एक जनरल फैक्ट वाली बात है कि बेटा जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे रहता है वो हमारे अर्थ का 1/6 होता है। तो g/6 के बराबर उसकी वैल्यू होती है, जहां पे g ऑफ मून। अगर यहीं पे मुझे एरर की बात की गई है और एरर लेस देन 5% दिया गया है और मास कांस्टेंट बोला है, तो डेल्टा g/g की वैल्यू बेटा 2 डेल्टा r/r के बराबर होता है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट बोली है तो डेल्टा g/g की वैल्यू डेल्टा r/r के बराबर होती है। मास कांस्टेंट में बस 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। और यहीं पे अगर बेटा वो परसेंटेज चेंज पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो यही सेम वैल्यूज आपकी परसेंटेज चेंज के टर्म्स में आ जाएगी। अब यहां पे बेटा अगर मैं बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किन किन चीजों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है, तो पहला आता है हाइट, दूसरा आता है डेप्थ, तीसरा आता है बेटा रोटेशन।
अगर जैसे हाइट की बात की जाए तो बेटा अपन कुछ हाइट पे अगर ऊपर चले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाती है, जहां पे जी डैश की वैल्यू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ही है। ये एच बेटा याद रखना हमने सरफेस से लिया है, उसका होल स्क्वायर। ये हम तब लगाते हैं जब बेटा डिस्टेंस या तो 320 किलोमीटर से ज्यादा दी जाए या तो मेरा परसेंटेज चेंज हाइट का 5% से ज्यादा होगा। अगर मेरी हाइट 320 किलोमीटर से कम होगी या 5% से कम होगी तो बेटा मैं क्या करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम लगा करके जी अपॉन जी डैश की वैल्यू निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला 2h अपॉन आर ही होता है। पर ये तब लगाना है जब ये इस वैल्यू से हमारी वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी, लेस देन होगी। डेप्थ की बात करें तो बेटा सरफेस से कुछ हम नीचे आए हैं, तो यहां पे जी डैश की वैल्यू जी 1 माइनस डी बाई आर है। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे बस चेंज, अगर फ्रैक्शनल चेंज की बात करेगा तो जी डैश अपॉन डी जी डी बाई आर के बराबर आ जाती है। वहीं पे बेटा अगर वेरिएशन इन रोटेशन की बात करें, रोटेशन मतलब जितनी एंगुलर वेलोसिटी से हमारी अर्थ घूम रही है, तो वहां पे वेरिएशन की वैल्यू जो आती है बेटा दैट इज जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। बेटा ये लैम्डा जो याद रखना, हमेशा हमने कहां से लिया है बेटा, इक्वेटर से लिया है, ठीक है, एक्स एक्सेस से हमने लिया है। अगर मैं यहाँ पे मेरी लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि अगर इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, और वहीं पे अगर बेटा मैं एग्जैक्टली ऊपर चला जाता हूं तो ये वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो मैं पोल पे पहुंच जाऊंगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल किसके बराबर है बेटा, जी के बराबर है। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट पोल बेटा ज्यादा होता है कंपेयर टू इक्वेटर, इसलिए जितने भी लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं बेटा वो हमेशा इक्वेटर के पास बनाए जाते हैं, जिससे कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो हो मिनिमम से मिनिमम लगे। ठीक है सर। इसके बाद बेटा बात करते हैं किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस स्मॉल आर इन प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। बेटा मान लो ये एक कैपिटल मास दिया गया है और आपके पास एक छोटू सा मास है। अब ये छोटू सा मास बेटा क्या कर रहा होगा, ये इसके पास आ रहा होगा क्योंकि इसके पास तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के पास वजह से इसके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इस एक्सेलरेशन के कारण इसके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ जी सर। पर मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा काम करे वो सारा का सारा काम एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, तो मैं इस एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट करना चाहूंगा, और उसके लिए मैं इसके जस्ट पीछे और एग्जैक्टली इसके बराबर एक्सटर्नल फोर्स पीछे लगाऊंगा, जिससे कि ये इधर से इधर तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो वो कैसा हो बेटा, स्लोली स्लोली हो। और इस स्लोली स्लोली के कारण सारा का सारा जो वर्क डन है बेटा, चाहे मेरा किसका हो, ग्रेविटी का हो, चाहे मेरी कंजर्वेटिव फोर्स का हो, वो सारा का सारा वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बेटा माइनस ऑफ डेल्टा यू आएगा, और वहीं पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर देखोगे तो वो डेल्टा यू के बराबर होगा। ये वाली बात आप याद रखेंगे। इसी के बाद आप ये भी याद रखेंगे बेटा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है, 0, और पोटेंशियल एट रेफरेंस क्या होता है, 0। अगर बेटा आपके पास इनिशियल रेफरेंस में कुछ पोटेंशियल दिया गया है, तो फाइनल पोटेंशियल जो रहता है वो इनिशियल पोटेंशियल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर के बराबर होता है। यहां पे बेटा इनिशियल पोटेंशियल क्या रहता है, 0, तो फाइनल पोटेंशियल इज माइनस जी एम अपॉन आर। बेटा नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये सिस्टम कैसा है, बाउंडेड है, रुका हुआ है। कई बार आपको ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिए जाएंगे और जहां पे आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेटा जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज बेटा सबके पेयर बनाने हैं, जैसे माइनस का जी m1 m2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस r, माइनस का g m2 m3 अपॉन r, और माइनस का g m1 m3 अपॉन r के बराबर। और इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 3 m, अच्छा मासेस अलग अलग हैं तो यही आपकी क्या आ जाएगी बेटा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पर आप ये याद रखना बेटा, कई बार होते हैं कि पार्टिकल हमारे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, हम नंबर ऑफ पेयर्स पता नहीं कर पाते, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स का ये फॉर्मूला आ जाता है, जहां पे n जो है वो मासेस है। जैसे 1 2 3, यहाँ पे 3 मासेस है, तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे बेटा ये वैल्यू कट जाएगी, तो आपके नंबर ऑफ पेयर जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इसलिए 3 पेयर बने हैं। ठीक है सर। अब यहीं पे बेटा आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर कोई h हाइट पे मेरा पार्टिकल रखा हुआ है या मेरा मास रखा हुआ है, तो उसके
ऊपर कितना वर्क डन किया गया है एच हाइट पे ले जाने पे। यूजुअली बेटा पहले अगर याद करो, पहले अपन किसी को एच हाइट पे ले जाते थे तो हमारा वर्क डन होता था mgh। ग्रेविटेशन के केस में बस यहाँ पे 1 + h/r आ जाता है। सेम उसी हाइट से किसी बॉल को अगर ड्रॉप कर दोगे तो नीचे वेलोसिटी आपसे पूछेगा, तो पहले वेलोसिटी कितनी आती थी √2gh, बस इस केस में √2gh अपॉन 1 + h/r आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं कि इसके बेटा एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशनशिप आता है बेटा √2gme अपॉन re। अब यहां पे अगर बेटा ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो बेटा ये स्मॉल जी बन जाएगा, तो √g के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 11.2 km/s होती है। वैल्यू भी याद रखना और ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखना। अगर यहीं पे बेटा मैं मास की वैल्यू अगर डेंसिटी से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा ये फॉर्मूला हो जाता है, जहां पे r की वैल्यू √8π ρg/3 के बराबर आ जाता है। ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसी के बेटा आगे चलें तो यहां पे आ जाता है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन टेस्ट मास। तो बेटा मास से छोटा वाला मास कट जाएगा तो v की वैल्यू -gm/r आती है। ये स्केलर क्वांटिटी और इसकी डायमेंशन जो आती है बेटा दैट इज L2t-2। और अगर यही रिलेशनशिप देखें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ig दैट इज एक्स इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी डॉट dr के बराबर होता है। ठीक है सर। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बेटा आपको दोनों का निकालना होगा, एक बार सॉलिड का और एक बार हॉलो का। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हॉलो का, तो आप देख सकते हैं कि बेटा अंदर की तरफ, पहले बाहर से शुरू करते हैं, बाहर की तरफ बेटा ये पॉइंट मास की तरह नजर आएगा, जिसका वीबी का फॉर्मूला -gm/r होगा। तो यहां पे फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। वहीं अगर सरफेस पे चला जाऊंगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो ये छोटा वाला r मैं बड़े वाले r से रिप्लेस कर दूंगा तो vs बराबर -gm/r। अगर मैं इनसाइड की बात करूंगा कि अंदर मैं कहीं जा चुका हूं, तो यहां पे पोटेंशियल एट a बराबर पोटेंशियल एट s बराबर -gm/r। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा, यहां पे आप ये बताओ कि पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आपने लिखा है यहां पे दैट इज इक्वल्स टू dig अपॉन यहां पे dr के बराबर है। अब आपकी इंटेंसिटी, एक मिनट बच्चों, IG बराबर dv/dr के बराबर है। अब IG की वैल्यू क्या आती है, ये तो पहले ही देखा है, 0 आती है। तो ये 0 कब आएगी? जब अंदर वाली वैल्यू क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। इसलिए VA की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? पोटेंशियल एट दी सरफेस के बराबर होती है, -gm/r। अगर यहां पे बेटा पोटेंशियल दिया गया है हॉलो स्फीयर के केस में, तो क्योंकि अंदर जब तक बेटा रेडियस r चल रही है इसकी और मास कितना है m, जब तक बेटा मैं सरफेस तक आ रहा हूं तब तक मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही पोटेंशियल के लिए बाहर चला जाऊंगा तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा? इनवर्स ग्राफ बन जाएगा। सेम यही सिचुएशन मैं सॉलिड स्फीयर के केस में देख सकता हूं, जहां पे बाहर की वैल्यू और सरफेस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी। अगर मैं बाहर की वैल्यू की बात करूं बेटा, जहां पे r इज ग्रेटर देन r, तो vb इज इक्वल्स टू -gm/r किसको फॉलो कर रहा है बेटा? इनवर्स ग्राफ को ये फॉलो कर रहा है। और वहीं अगर एग्जैक्टली सरफेस पे आ जाऊंगा तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर, जो -gm/r के बराबर है। इनसाइड में बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसे हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, दैट इज -gm/2r³ और 3r² -r² के बराबर आ जाएगी। वहीं अगर सेंटर की बात करें तो बेटा ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। r 0 हो गया बेटा, ये r से ये वाला r चला गया, 3/2 की वैल्यू 1.5 आ जाती है। तो अगर यहां पे वैल्यू देखें तो 1.5 1 से तो ज्यादा रहेगा, तो इसका ग्राफ यहां से शुरू होता है, सरफेस पे -gm/r, और बाहर देखें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। इसी के बाद बेटा आगे चले तो हमारे पास कैपलर्स के 3 लॉ आ जाते हैं। पहला जो लॉ होता है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में ये कहते हैं ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद इन द सन एज वन ऑफ द फोकस। बेटा इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, उसकी एक फोकस पे सन है। और यहां पे क्योंकि इलिप्स बन रहा है तो यहां पे बेटा इलिप्स के पास 2 एक्सेस होती है। एक होती है हमारे पास मेजर एक्सेस जो सबसे लंबी होती है, और एक होती है माइनर एक्सेस जो सबसे छोटी होती है। अगर यहां पे जनरल इक्वेशन देखें इलिप्स की, दैट इज इक्वल्स टू a² अपॉन x² प्लस b² अपॉन y² इक्वल्स टू 1। ये क्या बन रहा है बेटा? इलिप्स।
जहां पे ई जो होती है दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू सी बाय ए के बराबर होती है। और इसेंट्रिसिटी ई इसेंट्रिसिटी मतलब बेटा उसका चपटापन। क्लियर है? आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू जो आती है बेटा वो ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन के बराबर निकल के आती है। अगर मैं कैपलर्स के बेटा सेकंड लॉ की बात करूं, जिसको लॉ ऑफ एरिया भी कहा जाता है, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा अगर यहां पे टाइम फ्रेम सेम है तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में जितना एरिया इसने स्वीप किया होगा उतना सेम एरिया उसने सी से डी जाने में लगा होगा। क्लियर है? तो यहां पे बोलता है कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 1/2 वीआरटी के बराबर। और यहां पे बेटा जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है। इस पॉइंट को बेटा एपीहीलियन कहते हैं। और इस पॉइंट को बेटा जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसे अपन पेरिहीलियन कहते हैं। ये वाली बात भी आप याद रखना। द एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 1/2 वीआरटी के बराबर होता है। और यहां पे बेटा अगर ऊपर और नीचे m का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो यहां पे mvr बेटा एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एरिया सेम है तो एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा, क्योंकि टाइम और मास तो कांस्टेंट है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एग्जैक्टली सेम रहेंगे। तो m1 v1 r1 बराबर m1 v2 r2, और m1 और m2 अगर सेम है तो v इंटू आर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। दैट मींस v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब जिस पॉइंट से मेरा डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां की वेलोसिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। और जहां से मेरा डिस्टेंस कम होगा वहां की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट मीन v मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू v मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम के बराबर होगा। थर्ड बेटा बात करें दैट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो यहां पे द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अबाउट इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, जहां पे टी स्क्वायर, टी क्या है बेटा? टाइम पीरियड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए मैं क्या ले रहा हूं? दैट इज एन एवरेज डिस्टेंस। तो ए एवरेज की वैल्यू आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होती है। यहीं पे अगर बेटा किसकी बात करूं, सैटेलाइट्स की बात करूं, तो सैटेलाइट्स हमारे पास दो होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास कौन है बेटा? मून है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो हमारे पास दो होती हैं, एक होती है पोलर सैटेलाइट, एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट यूजुअली वेदर फॉरकास्टिंग के लिए काम आती है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है बेटा वो हमारी टेलीकम्युनिकेशन के काम आती है। पोलर सैटेलाइट जो रहती है बेटा उनकी ऑर्बिट घूमने की जो रहती है वो अराउंड द पोल्स रहती है। वहीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है बेटा वो इक्वेटोरियल एक्सिस रहती है। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी ऑर्बिट हो वो इन्हीं दोनों एक्सिस पे लाई करे, क्योंकि बेटा इसके अलावा ये कहीं पे भी जाता है तो वहां पे हमारी नेट फोर्सेस बैलेंस नहीं होती है, या बड़ी मुश्किल सी बैलेंस होती है, जैसे यहां पे। तो यहां पे हम इसको प्रेफर नहीं करते। कोई हमसे पूछे कि क्या ये कोई सिचुएशन हो सकती है क्या सैटेलाइट को घुमाने की? कौन सी सिचुएशन सर? ये वाली। अगर कोई चाहे कि सर हम ऐसा घुमाना चाहते हैं इस के अबाउट, तो घूम सकता है। हाँ घूम सकता है, ये सेम है, ये सही है, क्योंकि यहां पे हमारी फोर्सेस क्या हो जाती है? बैलेंस। बट नॉट इन दिस सिनेरियो। क्या ये बात क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं। तो बेटा यहां पे इसी ऑर्बिट की बात होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब ये घूमने की स्पीड की बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट ऑफ GME अपॉन RE, जिसकी वैल्यू 8.1 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अगर मैं इसका कंपैरिजन एस्के वेलोसिटी से करूंगा तो एस्के वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ V नॉट के बराबर होती है। यहीं पे अगर मैं बात करूं किसके बेटा? टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड जो निकल के आता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ RE क्यूब अपॉन GME के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू लगभग 84 मिनट्स के बराबर होती है। यहीं पे बेटा जैसे ही इसको देख लेते हैं वहां पे आ जाती है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, जिसकी वैल्यू होती है GME m अपॉन 2r के बराबर। ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव में रहती है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है, क्योंकि ये बताना चाह रही है कि बेटा एनर्जी कैसी है? बाउंडेड स्टेट में है, नेगेटिव में। वहीं पे अगर बात करूं कि टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का एडिशन माइनस का GME अपॉन 2r के बराबर आ जाता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। और वहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो क्या रहता है बेटा? इसका आधा रहता है। ठीक है, हाँ जी सर। और यहीं पे बेटा
टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब ये है, अच्छा है नेगेटिव है, तभी तो बेटा सैटेलाइट बाउंडेड है। अगर यही एनर्जी पॉजिटिव हो जाती तो बेटा हमारी जो सैटेलाइट है वो उस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चली जाती। ठीक है, अब यहीं पे अगर कोई हमसे ये पूछे बाइंडिंग एनर्जी की कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए कि वो उस पैरामीटर में ना घूमे, तो बेटा जितनी हमारी टोटल एनर्जी है नेगेटिव में, उतनी एनर्जी अगर आप पॉजिटिव में दे दोगे तो वो अपनी ऑर्बिट छोड़ करके चला जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू GME m/2r के बराबर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ। अब इसी का बेटा एनर्जी का ग्राफ देखें तो बेटा एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ देखें तो इनवर्स ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 1/r आ रहा है और पॉजिटिव है इसलिए ऊपर है। इन दोनों में भी 1/r आ रहा है, पर दोनों में साइन कैसा है? नेगेटिव है। और अगर आप देखोगे तो टोटल एनर्जी कम है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए टोटल एनर्जी ऊपर आया, पोटेंशियल एनर्जी नीचे आया। और आखिरकार ये लास्ट चीज आपसे पूछी जाती है कि वर्क डन कि अगर एक ऑर्बिट में अगर घूम रहा है R1 पे और ये अपनी ऑर्बिट को शिफ्ट करना चाहता है R2 पे, तो उसका बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आता है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस का GMEm/2 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। तो यहां तक था बेटा आपकी सैटेलाइट और ग्रेविटेशन की कहानी। उम्मीद करता हूं यहां तक जितनी भी चीजें आपको समझाई होगी, इससे आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बना लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए तब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जब आप ये पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा 30 मिनट्स में तो ये नहीं होगा, आपको इसका फुल लेंथ का लेक्चर देखना होगा, उससे आपको ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करना, यहां तक के नोट्स बना लेना, फिर जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी या।